तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोग का स्वागत करता हूँ रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 10 का गोधली। क्या है गोधली? आपका जो पढ़ना है हिंदी में 100 मार्क्स का जो पेपर है, ग्रामर और आपको व्याकरण, आपका किताब दोनों मिलाकर 100 मार्क्स की पेपर में आती है, जिसमें आपको 30 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ये चैप्टर 4 का मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग का, नाखून क्यों बढ़ता है। नाखून क्यों बढ़ता है? तो इनका लेखक कौन है? इनका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसको कैसे याद रखेंगे सर? तो नाखून हमारा 1000 बार काटा, इसीलिए याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मैंने नाखून 1000 बार काटा, तो इसका लेखक कौन हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये कैसा, ये जो नाखून क्यों बढ़ता है, ये क्या है? कहानी है, उपन्यासकार है कि आपका निबंध है? तो याद रखना ये जो है ललित निबंध है। क्वेश्चन बनेगी नाखून क्यों बढ़ता है, इसका क्या विद्या है, ये कौन सा विद्या से है? तो इनका विद्या है ललित निबंध। क्या है ये? ललित निबंध। क्वेश्चन आपको बनेगा यहाँ से एग्जाम में। तो पहले हम लोग बात करते हैं लेखक के बारे में। इनका लेखक के बारे में हम लोग के जानेंगे कि लेखक के क्या है, हम उनको बारे में पहले जानेंगे। ठीक है, चलो हम लेखक के बारे में परिचय देते हैं आप लोग को। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ता है, इनका लेखक याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। छपरा। छपरा कहाँ पड़ती है? बलिया। अब बलिया कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है विद्यार्थी, तो याद रखिएगा छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख इनका रचनाएं हैं अशोक के फूले, एक कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज और विचार, प्रभाव, आलोक पर्व भी इन्हीं का प्रमुख रचनाएं है। बाज भट्ट जी का आत्मकथा, ये भी इनका है। अनाम दास का पौधा इन्हीं का है। अनाम दास का पौधा इन्हीं का लिखा हुआ है, हमारे हजार प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे है सुर साहित्य नाम, याद रखिएगा सुर साहित्य नाम संप्रदाय, हिंदी साहित्य इन्हीं का दिया हुआ, हिंदी साहित्य का भूमिका, पृथ्वीराज रासो इन्हीं का लिखा हुआ है। इन सारे इनका रचनाएं हैं जो खुद अपने हाथों से लिखे हैं। पत्रिका का संपादक है ना, याद रखिएगा विश्व भारती। विश्व भारती इनका पत्रिका था। क्वेश्चन बनेगा विश्व भारती किनके द्वारा पत्रिका लिखा गया था? तो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ। तो इनका पुरस्कार इनको दिया गया था आलोक पर्व, जिसे साहित्य अकादमी द्वारा इनको पुरस्कारित किया गया था। जब इसने आलोक पर्व जब लिखे थे ये रचनाएं, इनको पुरस्कार के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किनको? तो याद रखें क्वेश्चन बनेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाएं पर दिए गए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को? तो जब आलोक पर्व लिखे थे इसने रचनाएं, तब इनको दिया गया था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण डी लिटी उपाधि दिया गया था। याद रखिएगा भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण आपको पद होती है, उनको दिए गए थे। किनको? हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। यह इनका परिचय बाबू, याद रखिएगा। क्वेश्चन तो है इसका, क्वेश्चन यही है कि नाखून क्यों बढ़ता। आप दो पिक्चर देख रहे होंगे, ये आपको पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर बहुत ही बयां करती है कि कहना क्या चाहते हैं। ये नाखून क्यों बढ़ता है, पहले हम इनको बारे में इस क्या मतलब है पहले हम आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहले ये दोनों को फोटो के बारे में भी आपको बताएंगे, ये फोटो क्या दिखा रही है और क्या आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा, आपको मैं बताऊंगा। थोड़ा सा पहले हम इसका क्या है, इनका थोड़ा सा जो कहानी का जो मुख्य बातें हैं, हम उनको जो हमारे निबंध जो लिखे हैं है नाखून क्यों बढ़ता है, पहले इनको बारे में हम जान ले।
हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इनका याद रखिएगा पहला लास्ट में निधन कब हुआ था ये याद रखिएगा 1779 ईस्वी में। कहाँ हुआ था इनका निधन? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में, कहाँ? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, इनका निधन हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे इनको बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध, याद रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो नाखून क्यों बढ़ता है ये कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा ग्रंथावली से लिया गया। कहां से लिया गया? ग्रंथावली से लिया गया है। नाखून क्यों बढ़ता है ये कहां से लिया गया निबंध? तो ग्रंथावली से लिया गया। ठीक है, निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार, ये निबंधकार भी थे, लेखक भी थे, मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाली नाखूनों को बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति के विकास गाथा उद्घाटित पर दिखाई है। इसने, हमारे लेखक ने जो बार बार नाखून कट जाता है, काटते हैं, फिर बार बार पुनः हमारे नाखून आड़ जाता है, तो इस पर जो बताएं, इसमें सभ्यता के बारे में चर्चा की है और संस्कृति के बारे में भी इसमें चर्चा की है। कौन? हमारे लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे आगे क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक और नाखून का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति है, याद रखिएगा। हमारा जो नाखून बढ़ता है एक ये पशु का एक प्रतीक है, ये पाशविक प्रतीक है। जब ये था, मानव क्या था? पहले एक पशु का रूप था, एक मनुष्यता था, जब जंगल में रहा करता था। कौन? मानव लोग। तो उसी का अंश हमारे रह गया है। तो क्या क्वेश्चन बनेगा? नाखून किसका प्रतीक है? तो पशु का प्रतीक है। किसका है? पाशविक का है, यानी कि पशु का प्रतीक है। किसका है? पशु का। ठीक है, याद रखिएगा। आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है। तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकित करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। लेखक ने नाखून के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। ये जो नाखून बार बार काटने का एक मनोरंजक, एक इंटरटेनमेंट के लेकर एक हमको ये चीज सिखा दिए कि नाखून असली में क्यों बढ़ता है। अब बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है और ये कहां से आया, ये किसका प्रतीक है, ये भी हमारे साथ ये चर्चा किए हैं लेखक। तो बहुत ही शानदार है, आप सुनिएगा, अंतिम तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और कमेंट नहीं किए तो कमेंट भी करके बता दीजिए कैसा आप लोग को कहानी लग रही है, निबंध। ठीक है, आगे यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध कराती है, इतिहास का चेतना और संस्कृति आत्म में गौरव का भाव जगाता है। ये आत्म गौरव के भी भाव जगाता है और जो नई जनरेशन आने वाली है उसका भी सौंदर्य को ये बोध करवाता है, नाखून क्यों बढ़ता है। और इतिहास का ये चेतना है, इतिहास का ये चेतना है, ये बीती हुई बातें हैं, ये बहुत पुरानी बातें हैं। कौन? नाखून क्यों बढ़ता है। चलिए आगे बात करते हैं, अब कहानी से निबंध हम स्टार्ट करते हैं। निबंध स्टार्ट करने से पहले इसमें दो लोग हैं, एक पिता है, एक पुत्री है। तो पुत्री सवाल करते हैं पिताजी से, पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये पिताजी से पूछ रही है पुत्री पूछ रही है पिताजी से। अब पिताजी है तो उत्तर तो देना पड़ेगा। तो प्रश्न कौन करता, क्वेश्चन बनेगा नाखून क्यों बढ़ता है, यह प्रश्न किसने किया। तो लेखा के पुत्री किया, यानी छोटी पुत्री। लेखा का पिता का यानी कि यही पिता के रूप में है। आपको याद, मैं आपको कहानी में जो पढ़ाऊंगा आपको सारा हो जाएगा आपको कि क्या है नहीं है। ठीक है, तो याद रखना पिताजी सवाल को उत्तर देते हैं। तो प्रश्न कौन करते हैं, एक पुत्री करते हैं, उनका जवाब कौन देते हैं, एक पिता देते हैं। ठीक है, तो ये पिताजी है, इनका ये पुत्री है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से एकदम सुनते रहिएगा। चलो नाखून क्यों बढ़ता है। आप लोग किताब ले रखे हैं गोधली को,
तो आप लोग भी लेके बैठ जाइए और मिलाते रहिए और आप लोग भी सुनते रहिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे हम तो क्या अच्छा नहीं लगेगा? जितना भी इसमें लिखा हुआ बात मैं आपको सामने रखूंगा। ठीक है, चलो आगे। कह रहे हैं कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। हमारे लेखक कह रहे हैं कि कभी कभी बच्चे लोग भी ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि हम भी सस्पेंस में हो जाते हैं, क्या इसका उत्तर दें? अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीवन है, यानी कि दयनीय जीवन होता, पिताजी का दयनीय जीवन होता, पिताजी को बताना पड़ता। जब बच्चा जब प्रश्न करता पिताजी से तो पिताजी मजबूर हो जाते हैं, बताना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्ची या बेटा हो या बेटी हो उसको जिद हो जाता, नहीं बताइए करिए आप, मुझे बताना ही है आपको। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ता, मेरी छोटी लड़की ने, यानी पिताजी कह रहे हैं कि मेरी छोटी लड़की ने प्रश्न कर दिया, तो क्वेश्चन बनेगा नाखून क्यों बढ़ता, या प्रश्न किसने किया? छोटी बेटी ने किया, यानी छोटी लड़की ने किया, इसका पुत्री ने किया, लेखक के। ठीक है, प्रश्न यही किया कि पिताजी पिताजी नाखून कैसे बढ़ते हैं, ये लो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका इसके ऊपर। अब किसी को कोई प्रश्न बोल देता है या आपके पास बोल देगा तो आपके पास जवाब नहीं रहेगा, उसका उत्तर नहीं रहेगा, तो आप सोच में पड़ जाते हैं ये कैसा सवाल है, ये कैसा क्वेश्चन है, या कैसा प्रश्न है, इसका उत्तर हम कहां से दें? इसके उत्तर देने के लिए लेखक ने पूरा चैप्टर को लिख दिया, पूरा निबंध को लिख दिया। आज ऐसा लिख दिया कि पूरा बिहार के बच्चे कह सकते हैं पढ़ रहे हैं आज, है ना? तो देखिए क्या लिखे हैं, सुनते हैं। तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका, हर तीसरा दिन नाखून बढ़ जाते हैं। याद रखिए क्वेश्चन बनेगा नाखून कितने दिन में बढ़ जाते हैं? तीसरे दिन में बढ़ जाते हैं। अगर आप पहला दिन, मान लीजिए आप संडे को काटे नाखून, तो आपको ट्यूसडे को नाखून बढ़ जाएगा, यानी संडे एक दिन, ट्यूसडे 2 दिन और तीसरा दिन कौन? आपका ट्यूसडे दिन आपको नाखून बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन बनेगा नाखून कब, मतलब कितने दिन में बढ़ जाते? तो मात्र 3 दिन में बढ़ जाता है। यह ऑब्जेक्टिव पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, नाखून इन तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, नाखून नहीं काटता है क्या? अपने विद्यालय में जाओ, आप तो सभी जगह विद्यालय में क्या हो गया कि नाखून काटो, है ना? नाखून में अगर नहीं काटते हैं हम लोग क्या करते हैं, उसमें गंदगी भर जाता है। हम लोग अगर हाथ नहीं धो के खाते हैं तो वो क्या होता है, नाखून के साथ हमारा गंदगी पेट में जाता, और गंदगी पेट में जाएगा तो क्या होंगे बच्चों? बीमार होंगे सर। तो बीमार हो जाइएगा तो फिर पढ़ने कौन जाएगा? तो इसीलिए हमारे स्कूल के शिक्षक महोदय जी और घर के माता पिता और हमारे भाई बहन बड़े वो कहते हैं कि नाखून काटो, है ना? तो माता पिता डांटने लगते हैं, है ना? इस प्रकार जब बढ़ते रहते हैं, पर कोई नहीं जानता है कि ये अभागे, इसे नाखून का अभागे नाखून इस प्रकार बढ़ा करते हैं। नाखून के अभागे भी कह दिए हमारे लेखक। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेगा। आप उसको काट दीजिए नाखून को, वो कट जाएगा भी। पर निर्जली अपराधी भी भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। फिर तीसरा दिन नाखून हाजिर। आपका मान लीजिए नाखून आपका है अभी, आप उसको काट दो और तीसरा दिन देखो उसको, आपको फिर नाखून आ जाएगा। तो हर तीसरा दिन नाखून आ जाता। आखिर ये इतना बेहाया क्यों है? क्वेश्चन बनेगा हमारे लेखक बेहाया किसको कहा? नाखून को कहा। किसको कहा? बेहाया मतलब इतना ये बेहाया है, इतना इसको काटने के बाद भी आ जाता है। तो बेहाया किसको बोला? तो बोलना नाखून को कहा हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और यही है पिता के रूप में हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, पिता के रूप में। और प्रश्न कर दी इसका पुत्री, जो रिप्लाई दे रहे हैं कौन? हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलो आगे।
सुनते रहिएगा, बहुत अच्छा है। कह रहा है आखिर ये इतना बेहाया क्यों है, कुछ लाख लाख ही वर्षों की बात है। देखो क्वेश्चन हमारे लेखक बता रहे हैं ये कब की बात है, लाख वर्षों की बात है। लाख वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। जब मनुष्य जंगली था, वन्य मानुष जैसा उसे नाखून की जरूरत थी। देखो मैंने बताया था आप लोग को कि ये क्या है, पहले मनुष्य कैसा था, जंगली था, वन्य मानुष था, तो उस समय नाखून की जरूरत होती थी। सर क्यों क्यों होती थी? इसीलिए होती थी, पहले हमारे अस्त्र शस्त्र नहीं था, हमारे पास छुरी चाकू तलवार वगैरह नहीं रहता था, तो नाखून से ही हर चीज काम चला करता था। याद रखिएगा। तो ये लाखों वर्ष पहले की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष था। कैसा था? वन मानुष, उसे नाखून की जरूरत थी। क्वेश्चन बनेगा नाखून की जरूरत कब थी? जब मनुष्य जंगली था और वन मानुष था। लेकिन अब हम जंगली नहीं हैं, न अब हम लोग वन मानुष है, अब हम लोग केवल एक इंसान है, एक मनुष्य है, तो हम लोग को नाखून की अब जरूरत नहीं है। लेकिन पहले था। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी था। उनको जीवन को रक्षा करने के लिए नाखून बहुत इंपॉर्टेंट था। तो क्वेश्चन बनेगा कि लाखों वर्ष पहले मनुष्य को जीवन को रक्षा करने के लिए क्या जरूरत था? नाखून जरूरत था। क्या था? नाखून जरूरत है विद्यार्थी। असल में वह उसके अस्त्र थे। याद रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा कि नाखून पहले मनुष्य वनवास में जंगल में रहने वाले के लिए नाखून क्या थे? एक अस्त्र थे, एक हथियार थे। अस्त्र मतलब क्या होता है विद्यार्थी? एक हथियार के रूप में था ये। याद रखिएगा। चलो आगे लिखते हैं। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। पहले नाखून का पहला स्थान था, दूसरे बाद दांत का स्थान था। अभी भी हम लोग को दांत है, लेकिन पहला स्थान हमारा किसका था? तो नाखून के था। किसका था? नाखून के था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिध्वनियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून इसके लिए आवश्यक अंग था। कुछ रहे, अंग रहे या न रहे, लेकिन नाखून बहुत जरूरी था। जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष था, तब जरूरत था नाखून की। उसका अस्त्र था, उसका शस्त्र था, यही हथियार था। दूसरा नंबर पर दांत आता था। समझ रहे हैं? चलो आगे आगे लिख रहे हैं। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं को सहारा लेने लगा। पत्थर के ढीले और पेड़ के डाले कम में लाने लगा। रामचंद्र जी के वानरी सेना के पास ऐसा ही अस्त्र थे। रामचंद्र जी, राम भगवान जी के जितना भी उनका सेना था, सभी के पास यही हथियार था, नाखून। तलवार, चाकू, छुरी जो कहते हैं वो सब नहीं था। बंदूक, ये सब नहीं था हमारे पास पहले, लाखों वर्ष पहले। अब ये आया। अब आया। किसी को मर्डर करने के लिए चाकू आ गया, काटने के लिए तलवार आ गया, किसी को गोली मारने के लिए आ गया बंदूक। अब आया है, पहले नहीं था। तो क्वेश्चन बनेगा रामचंद्र की वनवास सेना के पास भी क्या थे? नाखून का अस्त्र थे। उसने हड्डियों को भी हथियार बनाया। किसने? मनुष्य, जो जंगली मनुष्य था, वनमानुष था, उसने हड्डियों को भी हथियार बनाया था। तो क्वेश्चन बनेगा हड्डियों का अस्त्र किसने बनाया था? तो जंगली में रहने वाला मनुष्य ने, वनमानुष ने। ठीक है। इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं को राजा का वज्र था। जो पहले राजा रहता था, उसका पहले सबसे बड़ा हड्डियों का हथियार था, मजबूत रहा करता था, जो दधीची मुन्नी के हड्डियों से बना था। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा हड्डियों किससे बना था? पहले का अस्त्र से, दधीच मुन्नी की हड्डियां। दधीच मुन्नी की हड्डियां। दधीच मुन्नी की हड्डियां, यहां लिख देता हूं, दधीच मुन्नी की हड्डियां। याद रखिएगा, दधीच मुन्नी की हड्डियां। ठीक है, याद रखिएगा। मनुष्य और आगे बढ़ा।
उसने धातु तक को मनुष्य के राजा से इसीलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्य के पास लोहा के अस्त्र थे, लोहा के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विधाएं थे। असुर समझते होंगे, वही देवी दुर्गा, जो असुर के मतलब राक्षस वगैरह भी कह सकते हैं हम लोग। उन लोग को बहुत बहुत बड़ा बड़ा हथियार आता था। यही सब हथियार, नाखून को बड़ा बड़ा कर देना, हड्डियों का अस्त्र शस्त्र बना देना, उसी से होता था पहले मारपीट। अब पहले मनुष्य जंगली था तो नोच, जो खाने उने का जो व्यवस्था रहता था, मांस नोच करना, वो नाखून से तो करता होगा, दांत से करता होगा। उस समय तो तलवार चाकू छुरी तो नहीं था, तो इसी से करता था। समझ रहे हैं? चलो याद रखिएगा। तब को मनुष्य का राजा से इसीलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों को पास लोहा के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विधाएं थी पर लोहा के अस्त्र नहीं थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा, असुरों के पास की चीज की अस्त्र नहीं थी तो लोहा का अस्त्र नहीं था। शायद घोड़ा भी नहीं थी, शायद घोड़ा भी नहीं रहता था, है ना। आर्यों के पास ये दोनों चीज थे। आर्यों के पास क्वेश्चन बनेगा, आर्यों के पास क्या क्या थे? तो अस्त्र भी थे और लोहा के सामान भी थे, यानी कि लोहा के भी अस्त्र थे और हड्डियों को भी अस्त्र थे और नाखून का भी अस्त्र थे। किसके पास? आर्यों के पास। किसके पास? आर्य। आर्य विजय हुई। अब जिसको पास हथियार रहेगा बाबू मैया, वही तो विजय होगी, उसी को तो जीत होगी, उसी तो जय जयकार होगी। अब जिसको पास नहीं रहेगा, असुरों के पास, राक्षसों के पास कुछ नहीं रहेगा, न लोहा के हथियार रहेगा, न उसके हड्डियों का अस्त्र रहेगा, न उसके नाखूनों का हथियार रहेगा, तो अस्त्र क्या होगा? हार जाएगा। क्या होगा? हार जाएगा, है ना। तो आर्य की विजय हुई। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया, फिर धीरे 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 इतिहास बढ़ता गया, बढ़ता गया। नाग हारे, सुप्रन हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस भी हार गए। लोहा के अस्त्र ने बाजी मार ली, क्योंकि हमारे हमारे जो थे सुपर्ण हारे, यानी इन लोग के पास था, किसके क्या था? तो हड्डियों का अस्त्र था और नाखूने का अस्त्र था। लेकिन आर्यों के पास किसका था? आर्यों के पास था लोहा के हथियार, लोहा के अस्त्र था, उसका विजय। तो नाखून का हथियार भी हार गया और हमारे जो दांत का हथियार बनाए रखे तो वो भी हार गया। किसके सामने? लोहा अस्त्र के सामने हार गया, लोहा अस्त्र के सामने हार गया ये लोग। आगे चलिए, हाँ समझ रहे हैं इतने तक आप लोग के? चलिए, बाजी मार ली, इतिहास और आगे बढ़ा। पत्नी कुछ लिखा, पल्ली तिवाली बंदूकों ने, करतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक ने, वायुयान ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, या सबको मालूम है। आपको देख ही रहे हैं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ा, बंदूक आया, करतूस आया, बम आया, तोपो आया, ये सारे जब आया तो किस प्रकार के कर्मकांड हुआ होगा, कितना युद्ध हुआ होगा, किस प्रकार के जब होता होगा मारपीट, इस नाम की युद्ध हुआ होगा। जिस जैसे ये बढ़ते गया इतिहास, उससे उस तरह से हमारा हर चीज का विकसित होते गया, हर चीज का नया 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 चीजों को विकसित हुआ। यह सबको मालूम है। नकधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। अब उसके बाद क्या आया था? एटम बम आया था, है ना। नाखून को विश्वासघात मतलब छोड़ दिया, फिर इस तरह से आया एटम बम। अब किस पर लोग विश्वास करते हैं? बंदूक पर विश्वास करते हैं, छुरी चाकू आ गए उस पर विश्वास करते हैं। अब हमारा हथियार यही है ना। चलिए आगे की ओर चला, पर उसके नाखून अभी भी बढ़ रहे हैं। एटम बम तक हम लोग पहुंच गए, लेकिन फिर भी नाखून क्या है हमारे पास आ रहा है। आजकल के नाखून देखते हैं, लड़की लोग को भी देखते होंगे, आप लोग भी देखते होंगे, या आप लड़की होंगे जो देख रहे होंगे वीडियो, उन लोग भी देखते होंगे अपना नाखून। तो किस प्रकार के होता होगा, अपना नाखून किस प्रकार के सजा के रखते हैं, रंग पॉलिश करके रखते हैं, मतलब खूबसूरत करके रखते हैं। पैर का हो या हाथ का, दोनों को सुंदरता में रूप में रखते हैं, है ना। पर उसके नाखून अभी भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्राकृतिक मनुष्य के उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अभी भी मनुष्यता है हमारे अंदर। वो क्या बताती है? तो नाखून बताती है। हम किसके हैं? तो पशुता की है। क्या है? पशुता की हमारा निशान है, ये पशुता की निशान है हमारे, है ना।
चलिए याद रखिएगा चीजें। आगे है, पर उसके नाखून अभी भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य के उसके भीतर वाली अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अभी भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता, तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। याद रखिएगा, ये नाखून को कभी नहीं भुलाया जा सकता बाबू। तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंता वाली लंबी जीव हो जो पहले थो। आज हम लोग वही मनुष्यता के जीव हैं, वही पशुता के जीव हैं जो लाखों वर्ष पहले थे। वही उसी का रूप है, उसी का हमारा अंश रह गया क्या? नाखून। पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले तत्व की मैं हैरान होकर सोचता हूं कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून ना काटने के लिए डांटता है। हमारे लेखक इस सोच कर हैरान हो जाते हैं कि माता पिता नाखून के लिए डांटता है, लेकिन नाखून तो आना एक हमारे मनुष्यता के नहीं कह सकते, पशुता के हमारा एक अंश रह गया। उसके चलते हमारे नाखून बार बार आती है ना। लेकिन उसके लिए माता पिता क्या करते? बच्चों को डांटते हैं। फाइनली डांटना ही पड़ेगा। अगर नहीं डांटेंगे तो क्या होगा? उस नाखून के अंदर गंदगी भरेगा। बच्चों लोग खेलते हैं तो उसके अंदर गंदगी भरेगा। जब गंदगी भरेगा, अब बच्चों हाथ नहीं धोता है कंटिन्यू, तो उसको क्या होगा? वो गंदगी पेट के अंदर जाएगा और गंदगी से बच्चा बीमार पड़ेगा, है ना। किस दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व, यानी पहले की बात है, सबसे बहुत पहले की बात, वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटा रहा हो। अगर देखा जाए, अभी तो लाखों वर्ष बाद की बात किया जाए, अभी के आधुनिक जो हमारा मॉडर्न की जमाना चल रहा है, आधुनिक जो, इस समय हमारे माता पिता क्या करते हैं? डांट रहे हैं। लेकिन वो समय अगर हम उससे लाखों वर्ष पहले जाते हैं तो उस समय डांटते नहीं होंगे। उस समय कहते होंगे बढ़ाओ इसे, आप इसे बढ़ाओ, अपने हथियार तैयार करो। हमारी माता पिता ही कहते होंगे। यानी जब मनुष्य जंगली था, जब की मैं बात कर रहा हूं, उस समय क्या कहते होंगे माता पिता? इसे बढ़ाओ, इसे हथियार बनाओ, कहते होंगे। लेकिन अब क्या कह रहे हैं हमारे माता पिता जी? क्या कह रहे हैं? नाखून काटो बेटा, नाखून नहीं काटोगे गंदगी है, गंदगी चली जाएगी पेट में तो हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना। नाखून मतलब नाखून नष्ट करने पर भी डांटता होगा। लेकिन अब हमारे माता पिता मना करते हैं इस चीज को हटाओ। लेकिन प्राकृतिक है, वह अभी भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि वह अभी भी उसे काटे जा रहे हैं। लेकिन मनुष्य उसे काटे जा रहे हैं, लेकिन नाखून जो खत्म होने का नाम ही नहीं दे रहा। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनेगा, कमबख्त रोज कौन बढ़ते हैं? तो नाखून बढ़ते हैं। कौन बढ़ते हैं? नाखून बढ़ते हैं, क्योंकि वे अंधे हैं। हमारे लेखक कह रहे हैं नाखून अंधे हैं, नाखून कमबख्त है, नाखून क्या है? बेहाया है। ये सब कौन बोल रहे हैं? हमारे लेखक बोल रहे हैं। और कह रहे हैं, और मनुष्य है कि वह आगे लिख रहा है, क्योंकि वे अंधे नहीं जानते कि मनुष्य के इससे कोटि कोटि गुण शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। लेकिन मनुष्य नहीं जान रहा है कि इसके पास ये कैसा शस्त्र है, कैसा ये अस्त्र है, नहीं जान रहा, इसीलिए तो उसको काट रहा। अगर वो जान जाएगा तो नहीं काटेगा। नाखून बहुत बड़ा एक अस्त्र था, हमारे लाखों वर्ष पहले की बात किया जाए तो। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? तो वीडियो को लाइक करिए जरूर, लाइक आप जरूर करिए, लाइक कमेंट और शेयर, और नए हैं तो चैनल पर उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्यारे साथियों। चलिए, क्योंकि आप लोग को पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? हाँ सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, शक्तिशाली अस्त्र है। याद रखिएगा, हमारा नाखून क्या है? शक्तिशाली अस्त्र है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। लेखा को क्या लगता है? तो लेखा को क्या लगता है कि अब के मनुष्य नाखून नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता है, लेखा कह रहे हैं, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए या उससे असहाय है। लेकिन यह भी कैसे कहूं
नाखून काटने का क्या होता है, नाखून काटने से क्या होता है, ये प्रश्न है। हमारे लेखक भी खुद कह रहे हैं नाखून काटने से क्या होता है। मनुष्य की ब्रह्मता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य की इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी ही हुआ है। अगर देखा जाए हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी ही हुआ है, या तो उसका नवीनतम रूप है, या तो एक नया रूप है। नवीन मतलब नया एक रूप है। हत्याकांड का जो ये हुआ था, हिरोशिमा हत्याकांड हुआ था, हिरोशिमा में एटम बम को गिराया गया था। इस चैप्टर को भी हम पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार है, आपको पढ़ना भी है। उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेखक ने, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, हमारे लेखक किसकी ओर देखते हैं तब निराश हो जाते हैं। मनुष्य की नाखून को देखकर हमारे लेखक नाराज हो जाते हैं। ये पुत्री को सारे रिप्लाई दे रहे हैं, प्रश्न को जवाब दे रहे हैं एक पिताजी। अब पिताजी एक लेखक के रूप में यहाँ पर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आगे चलते हैं, आगे है, याद रखें, ये उसकी भयंकर पाशवी की जीवन तक प्रीत है। क्वेश्चन बनेगा कि नाखून किसका प्रतीक है, पशु का प्रतीक है। किसका है, पशु का। पशु मतलब जानवर, जंगली जानवर का। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। मनुष्य की पशुता की जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती है। यहां भी लाइन पूछ देगा, मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती। ये किस से कभी किस से कह सकते, ये किस लाइन से लिया गया, तो याद रखिएगा ये लिया गया नाखून क्यों बढ़ता, इस लाइन से लिया गया, इस लाइन को लिया गया यहां से। ठीक है, ये आपको लाइन पूछ भी सकता है। कुछ हजार साल पहले, अब हजार साल पहले की बात, लाखों वर्ष पहले की बात हुआ था, अब हजारों साल पहले, तो लाख से कम होता है हजार, उससे पहले की बात है कि मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोद के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। एक हमारे सुकुमार विनोद जी हैं, उसने नाखून को इस्तेमाल में उपयोग में लाने के लिए बताया था। क्या क्या, वात्स्यायन के पाम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था। आज से कह सकते 2000 वर्ष पहले की बात है, भारतवासी लोग कि नाखून को इस प्रकार संवारते थे ना, इस प्रकार सजाते थे कि देखने में भी अच्छा लगता था, और लोग नाखून को भी लोग पसंद करते थे पहले। लेकिन आज के आधुनिक काल की बात किया जाए तो लोग नाखून पसंद नहीं करते रखना। लेकिन कह सकते लड़कियां लोग अभी रखती है, ऐसा नहीं है कि लड़की लोग नहीं रखती। लड़की लोग ने बहुत ही बढ़ा कर अपना नंग पॉलिश के हिसाब से नाखून को रखती है ना। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई थी। पहले नाखून को काटा जाता था 2000 पहले। याद रखिए क्वेश्चन बनेगा कि सुकुमार ने बताया था उपयोग में लाने के लिए। क्वेश्चन बनेगा 2000 वर्ष पहले नाखून में किस प्रकार लोग संवारते थे, तो त्रिकोण बनाकर, उसको नाखून को त्रिकोण बनाता था, वर्तुलाकार बनाता था, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों को नाखून को उन दिनों विलासी नागरों की ना जाने किस काम आया करता था। लोग इस प्रकार नाखून को दम देता था 2000 वर्ष पहले की बात है। नाखून को त्रिकोण बनाता था, वर्तुला बनाता था, हर तरह के अपना डिजाइन कर करके नाखून को सजाया करता था, जम करना। लेकिन अब के देख लो, अब के देख लो, आप लोग नहीं पसंद करते हैं आपके लिए। उनके सिक्स्थ ओम और अलग तक आलता से यत्न पूर्वक लगड़ कर लाल और चिकना बना जाता था उसको दम। आलता जो होता है लाल कलर के, जो हम लोग रंगते हैं, लेडीज लोग रंगते हैं, जो महिला लोग रंगती है, लड़की लोग भी रंगती है, उस आलता से बात कर रहा है। यत्न पूर्वक लगड़ कर उसको दम लाल चिकनी बनाया जाता था। किसको, नाखून को। गौड़ देश के लोग उन दोनों बड़े बड़े नखों के पसंद करते। कहाँ की क्वेश्चन बनेगा कि बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। कहाँ के लोग, तो गौड़ देश के लोग। कहाँ के देश के लोग, गौड़ देश के। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। क्वेश्चन बनेगा बड़े बड़े नाखून कहाँ के देश पसंद करते थे,
तो गोड़ देश के लोग, गोड़ देश के लोग क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे और दक्षिणात्य के लोग छोटे नाखून, याद रखिएगा। और दक्षिण के लोग क्या पसंद करते थे? छोटे नाखून। और याद रखिए गोड़ देश के लोग बड़े बड़े, गोड़ देश के लोग बड़े बड़े और दक्षिणी के लोग छोटे छोटे नाखून पसंद करते थे। और यहाँ के लोग सर, अरे यहाँ पर दोनों भी कह सकते हैं, छोटे बड़े। यहाँ तो कुछ पसंद नहीं करते हैं, कह सकते हैं, रखना ही पसंद नहीं करते हैं हमारे भारत में के लोग। माता पिता, घर के जो स्कूल में शिक्षक महोदय जी रहते वो भी मना कर देते, नाखून काट के आना नहीं तो मारूंगा, नाखून काट लेना, मतलब कितना बड़ा बड़ा है ना, काट लेना इसको। इस तरह से करते हैं हमारे सर जी, हमारे गुरु जी, है ना। चलिए, अपनी अपनी रुचि है, देश के भी और काल के भी, यानी कि समय के अनुसार बदलता रहा, लेकिन समस्त अधोगा मिनी वृत्तियों और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्यता की बनाया है। यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। याद रखिएगा, नाखून को अगर हम चाह जाएंगे कि भुला दें, ये कमबख्त भूलेगा नहीं, ये बेहाया है, ये कह सकते बेहाया है, ये अंधा है। नाखून क्या है? अंधा है, बेहाया है, कमबख्त है। ये बढ़ता ही जाएगा, कितनों चाह जो आप इसको भुला दें, हम नहीं भुला सकते हैं। ये आपके साथ ही रहेगा, मरते दम तक रहेगा, क्योंकि मरते दम तक ये आपके साथ जीने का वादा किया है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे। मानव शरीर का अध्ययन करने वाला प्राणी विज्ञानी का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन सहज वृत्तियां रह गई है। याद रखिएगा, हमारे जो प्राणी विज्ञानी के लोग के हिसाब से, जो पशुता के हिसाब से, कुछ न कुछ हमारे अभ्यासों के जन सहज में वृत्तियां रह गई हमारे अंदर, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। याद रखिएगा, लंबी समय तक हमारे पशु का जितने भी हमारे उनका मन वाला, जो उसका बुद्धि, उसका लक्षण, उसका कह सकते चेहरा, हमारे दीर्घ काल तक रही है। किसका? मनुष्यता का, जो वनमानस, जो जंगली में जो रहता था मनुष्य, जंगली मनुष्य, उसका कुछ न कुछ हमारे लक्षण रह गई हमारे अंदर। अतएव शरीर ने अपनी भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है और केस का बढ़ना दूसरा। केस का भी बढ़ना दूसरा बाबू, केस भी बढ़ना है। आप सोच रहे नाखून बढ़ता है केवल, केस भी बढ़ता है? नहीं बढ़ता केस, केस को भी हम लोग कटाते हैं फिर बढ़ जाता है। लेकिन सर ये तो समय लगाता है बढ़ाने में, समय लगाता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है ना। तो याद रखिएगा, केस का बढ़ना, दूसरा दांत का दोबारा उठना, याद रखिएगा, सॉरी दूसरा है दांत का दोबारा, तीसरा है आपका पलकों का गिरना। लड़की को पलकों गिरता है, लड़की को देखते हैं बात किस प्रकार को अपना झुलपिया निकालता है ना, देखते होंगे आप लोग, वही सब बढ़ना। याद रखिएगा, चौथा है, याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन बनेगा, पहला है नाखून का बढ़ना, दूसरा क्या है केस का बढ़ना, तीसरा क्या है दांत का बढ़ना, चौथा क्या है आपका पलकों का गिरना। कितना इंपॉर्टेंट है बाबू। और असल में सहजात वृत्तियां अनजाने स्मृतियों को ही कहते हैं। स्मृतियां मतलब यादों को कहते हैं, जो याद रहती है। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर के मन और वाक के अनासक घटाने वाली वृत्तियां के विषय में विचार करे तो उससे अपनी वास्तविकता प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है ये सब? कोई सोचता ही नहीं कि नाखून क्यों बढ़ता है, और क्यों बढ़ता है तो कहां से आया है, और किसका ये अंश रह गया है, कोई जानना चाहता है आज के डेट में। आखिर हमारा दूसरा में बाल क्यों बढ़ता है ना। उसके बाद तीसरा है दांत क्यों बढ़ता है, पलकों को क्यों गिरना, चौथा बात बताए हैं। ये सब क्यों होता है कोई जानना नहीं चाहता है, बस खाली काट दो, रखना नहीं, हटा दो इसको। उससे क्या फायदा है ये तो सोचो। सोचना तो क्या, उसे इतना ही पता नहीं है, पता नहीं चलता है उसके भीतर नख बढ़ लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुता का परिणाम है। याद रखिएगा, हमारा नाखून के बढ़ना किसका प्रतीक है? पशुता के प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। किसका है? मनुष्यता की
निशानी है। ठीक है, याद रखिएगा। और यद्यपि पशुता की चिन्ह उसके भीतर रह गई है, पर वह पशुता अस्त्र बढ़ाने के प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोध नहीं करने लगा। अब लोग क्या चाहते हैं, नाखून रखना नहीं चाहते हैं, नाखून को काटना चाहते हैं। लेकिन हमारा एक चीज नहीं कि नाखून खाली बढ़ता, बाल भी बढ़ता, हमारा दांत भी बढ़ता है, और यहाँ तक पलकों को भी गिरना हमारा एक क्या है, पशुत्व का ही प्रतीक है। तो क्वेश्चन बनेगा, नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है? पशु का प्रतीक। किसका प्रतीक है विद्यार्थी? पशु का प्रतीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता क्या कर रहे हैं? सब विरोधी कर रहे हैं, सब उसको खत्म करना चाहते हैं कि हम इस चीज को अब रखना नहीं चाहते हैं। आगे लिख रहा है, मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? देखा जाए तो किस प्रकार बढ़ रहा है हमारा मनुष्य? तो बढ़ रहा है अस्त्र बढ़ाने का या अस्त्र काटने की ओर। या मेरी निवृद्ध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया। हमारा जो ये लेखक बता रहे हैं पिताजी के रूप में, पिताजी बता रहे हैं कि पुत्री को कि हमारा जो है नाखून जो कट रहा है, ये समझो कि प्रश्न एक हमारे बालिका कह रही है, एक पुत्री कह रही है, प्रश्न कर रही है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, मानव मनुष्य जाति से यही प्रश्न कर रहा, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? या हमारी पशुता की अवशेष। अवशेष का मतलब होता है हमारा कुछ अंश पशु का रह गया हमारे पास, हमारे कुछ अंश जो रह गया पशु का पहचान रह गया, जिसके कारण नाखून बढ़ रहा है। याद रखिएगा। और मैं भी पूछता हूं, जानते हो या अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। तो नाखून किसकी निशानी है? पशुता की निशानी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर बाबू, इसमें से तो ऑब्जेक्टिव बनती एग्जाम में आप लोग। किसका है निशानी बाबू? पशुता की निशानी है सर। किसका? पशुता की निशानी है। पशुता के निशानी है। किसका निशानी है? पशुता की निशानी है। आगे है, याद रखिएगा, भारतीय भाषाओं में प्रायः अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता है। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस के घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है अधीनता या किसी का अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। स्वाधीनता का मतलब क्या होता है कि खुद में ही रह जाना, अधीनता का मतलब दूसरे में चले जाना, ये अधीनता हुआ। अधीनता का मतलब उसी के पास रह गया, स्वाधीनता मतलब हमारे पास आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे लिख रहा है, उन सब में से स्वयं का बंधन अवश्य रखा, या क्या संयोग की बात है कि यह हमारी समूची परंपरा की अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है, साजाद वृत्ति अनजाने स्मृतियां कहीं नाम है। स्वराज होने के बाद स्वयंता ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश के सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। आज के लोग यही सोचने लगे हैं कि सुखी कैसे रहें। आज के जनता, आज के हमारे जनार्दन और आज के नेता लोग आज यही सोच रहे हैं कि हम लोग सुखी कैसे रहें, बनाए जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हो, ऐसी बात नहीं है। हमारी इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भाव और नाना पहलुओं से विचार गया। नाना मतलब होता कई प्रकार की, कई प्रकार के भाव है, कई प्रकार के कह सकते हैं, क्या बताया, कई प्रकार की समस्या भी कह सकते हैं। हम कोई नौसिखुए नहीं है। नौसिखुए मतलब कि अभी अभी हम सीखे नहीं है, अभी हम जन्म नहीं लिए, हम अभी हम दूध नहीं पी रहे, हम जान चुके हैं। हम जान रहे हैं कि क्या है नेता, क्या है जनता, क्या है जनार्दन, हम जान चुके हैं। हमारे लेखक कह रहे हैं कि आप अभी नहीं जान रहे हैं कि नाखून हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आप पढ़ रहे हैं तो जान रहे होंगे। नाखून हमारा पशु का पहचान रह गया, पशु का निशानी रह गया। ये हमारे एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, जो रातों रात अनजाने जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारे परंपरा महामाई
माई उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजाने में भी ये बात एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूरी है कि परिस्थितियां बदल गई है, उपकार नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। अभी भी देखा जाए समस्या नहीं बदली है। हमारा नाखून कैसे बदलेगा? एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं लेखक, एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि आप तो नाखून को समझ रहे हैं, ये आप क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, आप इस प्रश्न को कर रहे हैं, लेकिन उसका आंसर कहाँ ढूंढ रहे हैं? भारतीय चिंत जो आज भी अधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, कह सकते हैं अपने लिए ज्यादा सोचता है, दूसरों के लिए कम सोचता है। वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्वयं के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारे संस्कृति की बड़ी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता हूँ, जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उसे हम चिपट ही रहे। जो हमारा पुराना चीज है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ज्यादा जरूरत है, हम उसी में रहें खुश, ज्यादा हम इससे तंग नहीं आए, है ना? यही कहना, पुराने का मोह और सब समय वंचनीय नहीं है होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर नहीं बन सकती। बिल्कुल बात सही है। एक बंदरिया को देखा जाए, अब उसका बच्चा मर गया है, देखा जाए तो अपने गोद में दबाए रखता है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं कि बच्ची मर गया है, उसके मानसिकता नहीं है, उतना उसका सोच नहीं है कि रियल में मर गया ही, लेकिन फिर भी दबा रखता है। तो अगर आप मनुष्य हैं तो आप जानिए चीज को कि नाखून क्यों बढ़ता है, ये किसका अंश रह गया, ये किसका प्रतीक रह गया है, ये बढ़ता तो कम वक्त क्यों बढ़ता है, ये बेहाया क्यों है, ये अंधा क्यों है? नाखून को बोल रहे हैं हमारे लेखक। मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधानता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था, देखिए कालिदास ने क्या कहा, सुनिएगा। कालिदास ने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। याद रखिएगा, कहा जाता है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। सब पुराने अच्छे भी नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। ये किसने बोला? कालिदास ने बोला। ये आएगा पंक्ति आपके एग्जाम में। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये किसने बोला? तो कालिदास ने बोला। किसने बोला? कालिदास ने बोला। याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में, आपको बनेगा क्वेश्चन। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण कर लेता है, जो अच्छा के लिए होता है प्राप्त कर लेता है, अपने पास रख लेता है, और जो नहीं होता है उसको क्या करता है? त्याग देता है कि हम इसको नहीं रखेंगे। और मूढ़ लोग, यानी कि मूढ़ मतलब होता है मूर्ख लोग, दूसरे के इशारे भटकते रहते हैं। और सो हमें परीक्षा करके हितकार बात सोचने लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। अब देखिए, मनुष्य का हमारे पास प्रतीक रह गया है, तो हमें इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। चाहे ये पुराने हैं, पुराना अच्छा नहीं होता और नए खराब नहीं होता। तो पुराना है, अच्छा नहीं है, फिर भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये हमारे लेखक कह रहे हैं। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, जातियां कई है, हिंदू है, धर्म है, यहूदी है, जैन है, कई जातियां देखा जाए यहाँ है। अभी मुस्लिम है, हिंदू है, जैन है, यहूदी है, बौद्ध है, सारा तो जाति यहाँ पर है, आई है, लड़ती झगड़ती भी रही है। ऐसा नहीं कि नहीं लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम लड़ता है, सिख ईसाई भी है यहाँ। फिर प्रेम पूर्वक बस में भी गई है। अब फिर सब जितना भी लड़ा है, फिर अपना अपना प्रेम पूर्वक बस भी गया, सभी एक दूसरे में बस भी गया, रहने भी लगा, साथ रहने लगा, साथ उठना बैठना भी होने लगा। तो नाखून जब उस समय था तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हमारा जरूरत नहीं है, इसे हम लोग क्यों काटेंगे? तो काटेंगे, लेकिन हम इससे परेशान नहीं होंगे। काटेंगे जरूर, लेकिन परेशान नहीं होंगे।
याद रखिएगा। सभ्यता के नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और की मुख्य करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक समान धर्म में खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार की इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी। लक्ष्य मतलब गोल रखा था अपना। क्या रखा था? गोल रखा था। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक समान आदर्श भी है, वह है अपने बंधनों से अपने को बांधना। याद रखना, अपना आप को आदर्श रखना, अपने आप से बांधो, अपने आप से बंधो, अपने आप से स्वयं से खुश रहो। ये चीज होना चाहिए अपने अंदर, ठीक है। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? क्वेश्चन है, मनुष्य जो है पशु से किस प्रकार भिन्न है? आहार निद्रा से आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसी है जैसे अन्य प्राणियों से। देखिए याद रखिएगा, पशु कह सकते हैं हमारा मनुष्य किस प्रकार भिन्न है। एक मनुष्यता सोचने की शक्ति से अलग है, एक बोलने की शक्ति से अलग है, एक कह सकते हैं सारा चीज हमारा मनुष्य काम धाम अच्छा से करता है, लेकिन पशु नहीं कर सकता। सोचने की शक्ति हमारे मनुष्य में ज्यादा है, पशु में नहीं है। याद रखिएगा, ये इसी तरह प्रकार हमारा क्या है, भिन्न है। पशु अलग है, मनुष्य अलग है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे उसमें संयम है, लेकिन देखा जाए पशु में संयम है, लेकिन आज मनुष्य को कितनों भी मिल जाए उसमें संयम नहीं है। आज मनुष्य को कितनों लोग लाखों करोड़ों मिल जाए फिर भी वो खुश नहीं है। आज उसके पास अगर मान ले जाए मोटरसाइकिल है तो चाहेगा कि हम कार रह जाए, हमारा थार हो जाए, मतलब बड़ा बड़ा, हमारा एक छोटा सा घर है बड़ा घर हो जाए। तो मनुष्य में संयम नहीं है, संतुष्टि नहीं है, लेकिन पशु में है। पशु में है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। याद रखिएगा, दूसरे को सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। किसमें? पशु में। यह मनुष्य की स्वयं की उद्भावित बंधन है, इसीलिए मनुष्य झगड़े डंटे और डटे को अपना आदर्श नहीं मानते, गुस्से में आकर दौड़ने वाले अविवेकों को बुरी समझता। आज मनुष्य एक दूसरे में लड़ रहा, झगड़ रहा, मर रहा, काट रहा, पीट रहा, अपने में कर रहा। किसके लिए? मोह माया इतना फंसा हुआ है आज लोग ऐसे कर रहा। और वचन मन और शरीर के लिए किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है और अपना कैरेक्टर, अपना आचरण गलत कर रहा है। एक मनुष्य या किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्यत्व मात्र का धर्म है। या ऐसा कहां हो रहा? तो मनुष्य के धर्म में है, लेकिन पशु में नहीं हो रहा है। तो पशु ही समय भी, पशु में सुख शांति समृद्धि भी है, संयम भी है, उसके उतना लोभी नहीं है, उसको दोगे तभी भी खाएगा, नहीं दोगे तो नहीं खाएगा। एक पशु में यही तो है। महाभारत में इसीलिए निवैर भाव, सत्य और आक्रोश को तब सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। एतद्विधम श्रेष्ठ सर्वभूषे भारत निवैर में महाराज सत्य क्रोधम एवं च अन्यत्र, इसमें निरंतर दानशील को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था, गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। मनुष्य में यही एक चीज है कि सुख दुख को सहानुभूति से देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन की मनुष्यता को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और आक्रोश मूलक धर्म का मूल उत्सत यही, और हमारे अहिंसा हमारे अंदर है, होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, अक्रोध मूलक होना चाहिए, यही होना चाहिए हमारे अंदर। यही मनुष्य का पहचान होना चाहिए विद्यार्थी। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने का आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है। याद रखिएगा, अगर हम कोई चीज को बारे में नहीं जानते, वो चीज हमारे माइंडों में सोचने की क्षमता खत्म कर देता है। तो समझ जाइएगा, जान जाइएगा उसका ज्ञानो क्या है तो आपको। और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने की कमर कसे। मनुष्य की सुख कैसे मिलेगा? मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? लेखक बोल रहे हैं, बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है,
बड़े बड़े नेता कहते कि वस्तुओं कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाहर उपकरण को ताकत बनाओ। एक बूढ़ा, उसने कहा कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। बाहर क्यों देख रहे हो? अपने अंदर भीतर की ओर देखो। भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। हिंसा मतलब वही नफरत, चुगली, जो कहते हैं किसी से नफरत करना, हिंसा करना, बैर करना, तकरार करना, ये चीज खत्म करो अपना। मिथ्या को हटाओ, मतलब झूठी बातें खत्म करो, है ना। क्रोध और द्वेष को दूर करो। एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, लेकिन नेता क्या कहता है? नेता क्या कहता है कि वस्तुओं की कमी है, मशीनों को बैठाओ, उत्पादन बढ़ाओ, धन को वृद्धि करो और बाहर उपकरण को बैठाओ। लेकिन एक बूढ़ा कहता है, एक बूढ़ा क्या कहता है? अपने अंदर को देखो और हिंसा को दूर करो और मिथ्या को हटाओ और क्रोध और द्वेष को दूर करो और लोग के लिए कष्ट सहो, लोगों के लिए कष्ट सहो, तब रियल में तुम एक मनुष्य हो, एक रियल में इंसान कहलाओगे। अगर ऐसा करोगे तब। आराम की बात मत सोचो, आराम की बात कभी मत सोचो। प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है। क्वेश्चन बनेगा सबसे बड़ी क्या चीज है? प्रेम है। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, याद रखिएगा, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च खलता पशु की प्रवृत्ति है, स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। अगर स्वयं का बंधन करेंगे ये मनुष्य का स्वभाव है। क्या है मनुष्य का? बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता है, उसे गोली मार दी गई। देखो बूढ़ा इतना बात बोला, उसको गोली मार दिया गया। अब देखो क्या हुआ। अगर यही बात नेता बोलता तो सूट नहीं करता। एक बूढ़ा बोला एक सूट करता, लेकिन एक बूढ़ा बोला तो उसका बात सूट नहीं किया। बूढ़ा क्या कर दिया गया? गोली मार दिया गया। किस प्रकार का देख लीजिए क्या है। गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति हावी हुई, उसी प्रकार नाखून बढ़ता गया। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविकता के चरित्र का पता लगाया था। मैं यही सोच रहा हूँ बैठकर, एक बूढ़ा ने किस प्रकार एक मनुष्य के चरित्रता का और उसका आचरण का पता लगाया था। उसी ने यही बताया था कि अपने अंदर ढाको और झूठ मत बोलो, प्रेम करो, प्रेम से रहो, और ये भी बोले थे हिंसा से दूर रहो और क्रोध द्वेष को दूर करो और लोगों के कष्ट सहना सीखो, आराम की बात मत करो, प्रेम की बात करो। यही बोले थे एक बूढ़ा ने। आगे बात हो रहा, ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा? ऐसा कोई दिन आ सकता है? मेरे साथ नहीं रह सकता। ऐसा उसी दिन आएगा जब आप दुनिया में से चले जाइएगा। दुनिया से चले जाइएगा तभी नाखून आना बंद हो जाएगा आपके पास। पुरानी शास्त्रियों की ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी मूछ झड़ गई हो। मूछ जो झड़ जाती है उसी प्रकार झड़ गई हो। उस दिन से मनुष्य पशुता में भी लुप्त हो जाएगी। पशुता से वो खत्म हो जाएगा। जिस दिन हमारा दाढ़ी मोछ जो दांत वगैरह बाल आना अगर झड़ जाता है तो समझो कि आप पशुता की निशानी आपके पास खत्म हो गया। शायद उस दिन वह मारनो अस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा, अपना आदर्श, बेहतर जीवन में अस्त्र शस्त्र को बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है। याद रखिएगा, ये अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ाइए, ये तुम्हारा अपना आदर्श होना चाहिए। अस्त्र शस्त्र को बढ़ाना देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यता का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुता का घोतक है। याद रखिएगा, जो अनाशा है, जो बिना सिखाए है, मनुष्य पशुता का घोतक है। और अपने को संयम रखना, दूसरे को मनोभावों को आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। याद रखिएगा, ये बात बहुत अच्छा लिखा। करा के बिना सिखाए जो अनाशय है, ये पशुता का घोतक है, ये पशुता का खतरनाक चीज हो सकती है। और जो दूसरों के लिए संयम रखता है, दूसरों के लिए मनोभावों को रखता है, दूसरों को आदर करता है, ये स्वधर्म है। ये खुद का उसका धर्म होना चाहिए। बच्चे वह यह जान
जानने तो अच्छी की अभ्यास होता है और तब से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य का महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरित्रता में अंतर यही है, मनुष्य मारणों अस्त्रों की संचयन से बाहरी उपकरण के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा भी सकता है जिसे अपने बड़े अंडाम्बर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरित्रता पर प्रेम ही है। याद रखिएगा, मनुष्यता की चरित्रता क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, उसके अंदर मैत्री होना चाहिए, दोस्ती का होना चाहिए, है ना, त्याग होना चाहिए, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से देना चाहिए कि आपका मंगल हो, किसी का प्रति कामना करना चाहिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर से प्रति, ईश्वर के दूसरे के प्रति के लिए कामना करना चाहिए। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। ये एक जीवन में लाने की सफलता है, उसका कार्य देना उसे स्वयं निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरित्रता की ओर ले जाती है। कमबख्त नाखून बढ़ता है तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, है ना। मनुष्य बढ़ता है तो बड़े नाखून, लेकिन उसको काटते रहेगा मनुष्य, याद रखना, है ना। कितनों भी हमारे परेशानियां हो जीवन में, कितनों भी कठिनाइयां हो, उसे हमें स्वीकार करते रहना है और संघर्ष करते रहना है, याद रखिएगा। ठीक है विद्यार्थी, चलिए आगे हम लोग खत्म करते चैप्टर को, अगला क्लास में लाएंगे इसका ऑब्जेक्टिव। आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। नए हैं तो वीडियो को जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके विद्यार्थी आप इस चैनल को शेयर करिए। लव यू बच्चों, लव यू, बाय।